मतलब ये तो लगभग इम्पॉसिबल के बराबर सा टास्क हो गया। कैसे करा जाए इसको कंपेयर, बताओ, बोलो। मालूम नहीं सर। वही ना, हम लोग बेरिलियम को इधर फास्फोरस से कंपेयर कर रहे हैं, हम लोग इधर इसको सल्फर से कंपेयर करना, सॉरी बोरोन को करना। बोरोन के लिए भी मुश्किल है, ग्रुप भी डिफरेंस, ग्रुप में भी डिफरेंस है, पीरियड में भी डिफरेंस है। ग्रुप हाँ पीरियड सर। डिफरेंस होने पे कोई मेथड है क्या? मतलब वैसे एक लास्ट टाइम एक क्वेश्चन में फंसे थे हम लोग इसी तरह थोड़ा सा। मेथड ही तो नहीं है ना, मेथड होता तो बता ही देता मैं, ठीक है। क्योंकि जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे तो नहीं जाते। अब देखो है ना, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम आयनेशन एनर्जी देन बोरोन, ये मैक्सिमम, एक तो लैंग्वेज इतना, मैक्सिमम आयनेशन एनर्जी देन बोरोन का क्या मतलब है? सर यहाँ डायगोनल रिलेशन से कोई फायदा होगा क्या? डायगोनल रिलेशनशिप से सोच सकते हैं हम लोग क्या, बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप किससे होता है? एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम के साथ रहेगा। एल्यूमिनियम डायगोनल रिलेशनशिप का, लेकिन आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे थोड़ी फर्क पड़ता है। वो तो बस वो थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टी वो सब में थोड़ा आता है। हाँ सर, वो प्रॉपर्टी सेम रहता है, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी से तो वही हम लोग फॉलो करते हैं जनरल ट्रेंड। यार इसमें और थ्योरेटिकल लॉजिक तो हम लोग बिल्कुल क्या ही लगाएं, क्योंकि पीरियड और ग्रुप में ही बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। इधर इसके नीचे सिलिकॉन आएगा, ठीक है। अगर हम लोग इधर देखें तो अगर हम लोग देखें तो इधर से ये बढ़ रहा है ना, इधर जाने पर बढ़ता है, ठीक है, इधर जाने पर घटता है, बढ़ रहा है घट रहा है, दोनों एक साथ हो रहे हैं। दो तो हम बता सकते हैं, मतलब हमारे पास कौन फंस रहा है, एक तो मैग्नीशियम फंस रहा है ना। मैग्नीशियम में क्या होता है, मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से ज्यादा है, बोरोन का एल्यूमिनियम से भी ज्यादा है। अब बोरोन और मैग्नीशियम में कैसे कंपेयर किया जाए, कोई लॉजिक ही नहीं है कंपेयर करने का। एक सेकेंड रुको, मैं ना एग्जैक्ट डेटा देखता हूँ। एग्जैक्ट डेटा से तो हम बार बार देख नहीं पाएंगे, फिर भी देख लेते हैं। ऑफ बोरोन ना, आयनेशन एनर्जी ऑफ बोरोन दे रखा है हमारे पास गूगल पे 801 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और इसके बाद किसका देखना है, mg का। mg का दे रखा है 738। फास्फोरस का देखें, फास्फोरस का दे रखा है 1012। अब देखो फास्फोरस का ज्यादा आ गया है इससे, बट हमारे आंसर में वो है ही नहीं। और कौन बच गया, सल्फर लास्ट। सल्फर का भी 1000 ये दे रखा है, मतलब हमारा आंसर तो दो ही दे रखा है ना बस, बोलो। और बेरिलियम नाइट्रोजन भी आएगा ना? वो तो हम लोग बेरिलियम नाइट्रोजन तो डिसाइड कर ही चुके हैं ना पहले, वो तो एक ही पीरियड में, वो तो हमने डिसाइड कर ही लिया। बेरिलियम नाइट्रोजन तो ज्यादा है ही, हाँ जिनको डिसाइड नहीं कर पा हाँ। रहे उसको देखा है मैंने बस, ठीक है। तो अब देखो मैग्नीशियम इससे कम है, बट फास्फोरस सल्फर इससे ज्यादा है, और आंसर हमें दे रखा है दो, जो हम पहले डिसाइड कर चुके हैं। बेरिलियम नाइट्रोजन तो 100% ज्यादा होगा ही, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर भी मतलब गलत ही है फिर। पता नहीं यार ऐसे क्वेश्चन को कैसे दे देते हैं, मतलब कंपेयर करने का कोई लॉजिक ही नहीं है यहाँ पर। और इतने लंबा, मतलब ग्रुप में भी और पीरियड में भी किसी भी एंगल से मैच नहीं हो रहा है, तो मतलब बोरोन को सल्फेट से कैसे कंपेयर कर सकते हो, बोरोन सल्फर के साथ कंपैरिजन कर दो। एक पीरियड एक ग्रुप में तो ठीक है, कंपैरिजन हमने पढ़ा है। छोड़ो इस तरह के क्वेश्चन का कोई लॉजिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, वैल्यू ऑफ दिस द नंबर प्रिडिक्ट द ग्रुप नंबर। अरे इस तरह के क्वेश्चन तो मैंने बताया ना तुम्हें। जैसे देखो IE1 था वो 9.3 था, IE2 था वो 18.2 हुआ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखे हैं। और IE3 एकदम से बढ़ गया, तो पहले तो बताओ इसके अंदर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हुए होंगे? दो रहे होंगे। दो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहे होंगे? दो, दो। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा। जैसे मान लो ऐसा हुआ होगा 1s2 2s2 2p6 3s2,
तो पहले तो 3s1 बना होगा, ठीक है, फिर 3s0, फिर हाँ। अब 3s0 से ये 2p6 हुआ होगा ना, तो 2p5, पहले छोटा था फिर छोटा था फिर एकदम से बढ़ गया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 का मतलब ग्रुप नंबर क्या है? सेकंड। सेकंड। अल्कली अर्थ मेटल है। यही डाउट था ना जिसका मैंने अलग क्वेश्चन तो नहीं देख लिया कहीं? नहीं सर, क्वेश्चन बोलो। बराबर देखो। ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर देखते हैं इसमें एक बार। सर इसमें 2p2 नहीं हो सकता था, मतलब p में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता था? वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थोड़ी बोलते हैं उनको, मतलब आप p में 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कैसा है, क्या कहना चाह रहा है? चल वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव होना चाहिए, जो तू बोल रहा है उससे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव नहीं होगा। हाँ 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 ठीक। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में 2p6 होना चाहिए, तेरे वाले में लास्ट में s आएगा, वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी है। हाँ समझा? चलिए एक सेकंड रुके। हाँ, अरे किधर गया यार? क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है? अच्छा, एक चीज हमको एक ये रिलेशन भी दे रखा है, तुम चाहो तो इसको याद भी रख सकते हो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू 23 किलो कैलोरी पर मोल होता है ना। चलिए, इसके बाद हमको बोला है द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हाइपोथेटिकल एटम ए इज दिस। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दे रखा है ए का डेल्टा एच ईजी दे रखा है माइनस में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। हाउ मच एनर्जी इन किलो कैलोरी इज रिलीज व्हेन 10 ग्राम ऑफ एयर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू ए माइनस गैसियस आयन। ये था, इसने लिया ए माइनस बना, है ना। पहले तो क्या करो, इसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को किस में कन्वर्ट कर दो, किलो कैलोरी पर मोल में। तो ये कितना आएगा, माइनस में कितना आएगा 69 किलो कैलोरी पर मोल, ऐसे ही आएगा क्या? हाँ 3 सर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। अब देखो ए कितना दे रखा है, ए इज 10 ग्राम। 10 ग्राम का मतलब मोल कितना हुआ, ए का मॉलिक्यूलर मास भी दे रखा है 30 ग्राम, तो 10/30 मतलब 1/3 मोल हो गया। बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अब एक मोल के लिए डेल्टा एच ईजी जो होता है वो होता है माइनस में 69 किलो कैलोरी एक मोल के लिए। तो 1/3 मोल के लिए कितना होगा, माइनस में 23 किलो कैलोरी पर मोल। बताओ। हाँ सर। तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी होगी, 1/3 मोल के लिए 23 किलो कैलोरी पर मोल। माइनस हटा दिया पर मैंने लैंग्वेज में रिलीज लिख दिया है, तो माइनस हट जाएगा यहाँ से 23 किलो कैलोरी पर मोल, 23 किलो कैलोरी मेरा आंसर आ जाएगा। इसका डाउट था, समझ आया उसको? हाँ सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 पार्ट 3। पार्ट 3 में तो कुछ भयानक क्वेश्चन है नहीं मेरे अकॉर्डिंग। फर्स्ट है और सर थर्ड वाला नहीं है। फर्स्ट और थर्ड वाला डाउट है। हाँ सर। चलिए, इसके अलावा और कोई डाउट है फर्स्ट थर्ड के अलावा? फर्स्ट थर्ड के अलावा और कोई डाउट? नहीं सर। चलिए, फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन नंबर 1। The group in modern periodic table in which all the elements do not have same number of electrons in their outermost shell, considering up to 6th period, है ना। अरे भाई क्या पूछ लिया। देखो ग्रुप नंबर 1 मैं सारे ही बता देता हूँ। ग्रुप नंबर 1, इसके लिए तुम्हें पीरियोडिक टेबल का बहुत अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। और जो मैंने लिखवाए थे कॉन्फ़िगरेशन, कौन से वाले कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें जितने ऑप्शन दिए ना सभी को देख लो। ऑप्शन कौन कौन से, देखो ऑप्शन नंबर ए ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13 कौन होता है, ये होता है। हाँ बोरॉन सर। फैमिली। इन सभी में यही हाँ सर। होता है कॉन्फ़िगरेशन, NH2 NP1, मतलब सभी में हाँ आउटर सर। मोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये मेरा आंसर नहीं होगा। ग्रुप नंबर 11, ग्रुप नंबर 11 पे कौन होता है बोलो? फ्लोरीन फैमिली। कॉपर वाले होते हैं सारे। कॉपर, और उसके नीचे कौन आता है? रुको एक सेकंड। सिल्वर।
सिल्वर, CUAGAU। इन सभी में लास्ट में जहां तक मुझे आइडिया है ऐसा होता है, डी तो 9, डी तो 10 हो जाता है, और S1 हो जाता है। ऐसा होता है, ये D10 S1 हो जाता है, जैसे 3D10 4S1, 4D10 5S1, 6D10 7S1। ऐसा हाँ सर, इसमें लिखा है बेटा। इसमें ऐसा होता है ना 11th वाले में, तो ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि सभी में सेम है। 9th वाले ग्रुप में अभी देखेंगे हम लोग। 18th वाले ग्रुप के अंदर क्या होता है, 18th वाले ग्रुप में सभी NH2 NP6 नहीं होते हैं, सारे ऐसे नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ऊपर तुम देखो हीलियम होता है, वो सिर्फ NH2 ही होता है, उसके बाद से H2P6 आना स्टार्ट होते हैं। तो अच्छा, हीलियम हाँ से हाँ नीचे हाँ वाले में तो 8 इलेक्ट्रॉन है, बाकी में 2 है। हाँ हाँ हाँ। क्लियर है? वो 18th वाला ही, वो एक डाउट था, बराबर। हाँ, तो जो डाउट हो वो पहले स्पेसिफाई करा करो कि सिर्फ 18D ऑप्शन में डाउट है, ठीक है। सर ये थर्ड वाले में Cu+ और जिंक को कैसे कंपेयर करेंगे, क्योंकि Cu+ में तो फिर जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाना चाहिए ना, तो ज्यादा ही तो क्योंकि पूछा है उसने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर जेड इफेक्टिव देन जिंक। लेकिन Cu+ आंसर नहीं दिया है शायद। दिया है, दिया है। दिया है, अच्छा। चारों हाँ, ऑप्शंस दिए हैं आंसर में। चारों ऑप्शन आंसर में दिए। अच्छा, ओके ठीक सर। है, और कोई डाउट है? अगर और कोई डाउट नहीं है तो हमारे पास अब संडे भी है, तो हम होमवर्क फिर दे देते हैं। एक्सरसाइज 2 पार्ट 4, एक्सरसाइज 3 कंप्लीट। पार्ट 4 में कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, देखते से ही हो जाएंगे। सर और एक्सरसाइज 3 में भी कुछ ज्यादा कुछ अच्छा नहीं है। हाँ बोलो। सर एक्सरसाइज 3 का रहने दो ना सर, कल पूरा दिन ज्यादा करके एडीएस सर का क्लास रहेगा। तो मैं क्या करूँ, कल को तुम बोलोगे फिजिक्स का क्लास है। ये रिपीटर वाले बच्चों की दिक्कत होती है कि सर ये मत दो, मैथ ना हो। हम तो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मैं नहीं जानता तुम्हारे पास 2 सब्जेक्ट है या नहीं। और एक्सरसाइज 3 में सारे क्वेश्चन ऐसे एक बार पढ़ोगे हो जाएगा। एक क्वेश्चन पे मैक्स टू मैक्स, एक क्वेश्चन पे 30 सेकंड लगेगा अगर बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ी है तो। ठीक है, मेरा होमवर्क तो यही है, तुम्हें करना ही पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोग एनरिचमेंट वाला पोर्शन पढ़ रहे थे, उसमें क्वेश्चंस दे दिए थे। एनरिचमेंट में ही आगे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आज हम लोग ट्राई करेंगे चैप्टर मेरा खत्म कर दें, है ना। चलिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं एक। क्वेश्चन क्या है, a vessel contains H2 and O2 in molar ratio 8:1 respectively, है ना। The mixture of gas is allowed to diffuse through a hole. Find the composition of the mixture। सभी लोग म्यूट रखो अपने आप को, गड़गड़ आवाज आ रही है मेरे को। Coming out after 5th step of diffusion। 5th स्टेप के बाद उनके मोल का रेशियो क्या होगा ये मुझे बताना है, बताएं।
क्या आएगा बोलो, इतना टाइम थोड़ी लगेगा। बताओ भाई क्या आंसर आएगा। 8 × 4⁵ आ रहा है। ठीक है, देखो हमें निकालना है n-H2 अपॉन n-O2 है ना। मोल्स का रेशियो क्या होगा आफ्टर 5th स्टेप, वो किसके इक्वल होता है, इनके इनिशियल मोल्स का रेशियो और अंडर रूट में मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 और उसका होल पावर n, मतलब कितने स्टेप तक हमने किया है वो वाला n है ये, ना कि मोल वाला n है। तो n-H2 अपॉन n-O2 इज इक्वल टू इनिशियल मोल्स, H2 से O2 का इनिशियल मोल रेशियो दे रखा है 8:1, अंडर रूट में 32 अपॉन 2 की पावर 5, तो यह आएगा n-H2 अपॉन n-O2 इज इक्वल टू 8 × 4 की पावर 4 आएगा ना, हाँ 4 की पावर 5, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 की पावर 13 डिवाइडेड बाय 1। क्लियर है? हाँ सर। चलिए हाँ नेक्स्ट सर। हमारा जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं KTG। तो देखो KTG के पॉस्टुलेट्स तो मैं बताऊंगा नहीं, एक्चुअल में रिपीटर्स के अंदर जो हमारा सीक्वेंस होता है पढ़ाने का उसमें आइडियल गैसेस होता ही नहीं है, आइडियल गैसेस पढ़ाते ही नहीं है बच्चों को, बट मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें क्योंकि मुझे पता है कि फिर वो शीट हमारी जो आइडियल गैसेस की शीट है बड़ी भयानक शीट है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो ठीक है 2-4 लेक्चर लगेंगे बट पढ़ा देते हैं। तो इसमें जो पॉस्टुलेट्स है वो तुमने खुद से पढ़ने हैं ना, पहले भी तुमने पढ़े हुए शीट से पढ़ लेना। पॉस्टुलेट बड़े ही सिंपल है कि हम लोग बोलते हैं कि आइडियल गैसेस के पार्टिकल्स का वॉल्यूम बहुत नेग्लिजिबल होता है, उनके बीच में कोई इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, उसके ऊपर ग्रेविटी वर्क नहीं करती है, और उनमें जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक कोलिजन होता है। इस तरह के ही तो थे पॉस्टुलेट्स। हाँ सर। तो हाँ सर। डायरेक्ट हम लोग इसमें तो फॉर्मूलेस के बारे में बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। किसी भी एक गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बोलो। ½ MU/RMS का स्क्वायर। 3/2 kT। 3/2 kT। RT। इस बात को ध्यान रखना, RT नहीं होती KT होती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल इज 3/2 kT, वेयर K इज, K को क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो हम बोलते हैं जो K का वैल्यू होता है K इज R/Na। R क्या है, मेरा गैस कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू ऐसे निकालते हैं 8.314 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये आता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, है ना। ये क्या है मेरा, ये K का वैल्यू है, ठीक है। R/Na होता है, इसको याद रखना है ना। 3/2 kT काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल आता है। ऐसे हम लोग देखें काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल्स, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल हो, मतलब मॉलिक्यूल का नंबर n हो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा 3/2 इंटू n kT। अगर एक मॉलिक्यूल का 3/2 kT है तो n मॉलिक्यूल्स का n kT हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर। अगर इसमें मैं स्पेशल कंडीशन लगाऊं, इफ n इज इक्वल टू Na हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा 3/2 RT। Na इंटू kT, और Na इंटू k इज व्हाट R, 3/2 RT, है ना। तो 3/2 RT मेरा होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ Na मॉलिक्यूल्स। Na मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हुआ, 1 मोल। तो हम लोग डायरेक्टली फिर ऐसा लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। अगर 1 मोल मॉलिक्यूल हुआ तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, तो वो ऊपर हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल मॉलिक्यूल इज 2 RT।
तो ये 3/2 RT और KT में कंफ्यूज नहीं होना है। KT मतलब वो 1 मॉलिक्यूल के लिए और RT मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल के लिए। ऐसे ही अगर इसमें हम लोग बोले काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल मॉलिक्यूल्स, तो उसको क्या बोलेंगे? थ्री बाई टू NRT। ठीक है, तो ये तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में 4 फॉर्मूले थे, 3/2 KT, NKT, RT और NRT, वो लिख दिया। अब हम लोग वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। 3 टाइप की वेलोसिटी हमारे पास, एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल और रूट मीन स्क्वायर। तो एक एक करके सभी के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं VRMS। RMS का मतलब रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले तो बेसिक पता होना चाहिए कैलकुलेट कैसे करते हैं, फिर डायरेक्ट फार्मूला। तो जैसे मान लो हमारे पास अलग अलग वेलोसिटी दे रखी है ना, कि किसी भी गैसियस मिक्सचर में या फिर किसी भी गैस के सैंपल में n नंबर ऑफ गैस के एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है, उन सबकी वेलोसिटी अलग अलग है। तो उसका VRMS कैसे हम लोग मेजर करते हैं? तो हम लोग बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर मेजर करने के लिए पहले तो सभी का स्क्वायर कर दो। ठीक है, फिर सभी को ऐड कर दो, फिर उनका एवरेज ले लो क्योंकि n थे, फिर उनका रूट ले लो। उल्टा सोचना है, पहले स्क्वायर फिर मीन फिर रूट। RMS में उल्टा सोचना है, पहले स्क्वायर फिर मीन फिर रूट। ऐसे निकालते हैं हम लोग VRMS। और जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है VRMS का? क्या फॉर्मूला होता है जो यूज करते हैं हम लोग? 3RT/m। 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 ठीक है, चलिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3RT/m। तो अगर हम लोग यहाँ से निकालना चाहें किसकी वैल्यू? RT की वैल्यू, है ना। तो जैसे PV = nRT होता है ना। अगर RT का वैल्यू निकालना चाहें तो ऐसा नहीं निकालना, हम बोलते हैं फॉर 1 मोल, डायरेक्टली बोलते हैं फॉर 1 मोल। 1 मोल के लिए PV = RT होगा। तो हम लोग 1 मोल के लिए क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं? अंडर रूट में 3PV/m। m का मतलब समझते हो? m क्या है? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास टोटल। जो भी गैस है उसका मॉलिक्यूलर मास है ये। तो 3PV/m मेरा VRMS का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक फॉर्मूला और तुमने पढ़ा होगा, जो मैं इधर से ही बता देता हूँ। क्या? अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो VRMS का स्क्वायर = 3PV/m। तो तुमने ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, PV = 1/3 m VRMS स्क्वायर। पढ़ा है ऐसा फॉर्मूला कभी? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, चलिए, तो हमारे को क्या याद रखना है? हमारे को ये याद रखना है, अच्छा एक दो यूनिट कन्वर्जन बता देता हूं, वैसे तो आते ही होंगे, फिर भी बताना तो जरूरी है कि एक तो 1 कैलोरी = हाउ मेनी जूल? 4.186 जूल। 4.2 रफली, है ना। और 1 जूल = हाउ मेनी अर्ग? 10⁻⁷। 10⁻⁷ अर्ग, है ना। और एक चीज थी जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखी, जिसको भी याद रखना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम = 23 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो हमने अभी तक VRMS का फॉर्मूला था वो पता लगा लिया। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। और RMS एक्चुअल में होता है क्या है, मतलब ऐसे उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला स्क्वायर करके मीन करके रूट लेना, ये होता है। सेकंड हमारे पास होता है V एवरेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अच्छा बोलना क्या, एवरेज लिख दिया ना, एवरेज वेलोसिटी खत्म। चलिए, V एवरेज का फॉर्मूला अब देखो। V एवरेज कैसे निकालते हैं? सिंपल है, किसी भी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, V एवरेज, जिसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, वो क्या होगा? V1 + V2 + Vn / n। अब जिसका फॉर्मूला होता है V एवरेज का, क्या फॉर्मूला होता है? √8RT/πm। √8RT/πm। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है जो हमने याद रखना है।
लास्ट वन इज वी एवरेज के बाद वी एमपीएस। एमपीएस का मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये कौन सी स्पीड होती है एमपीएस, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड? जो स्पीड सर मैक्सिमम पार्टिकल्स की रहती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जो स्पीड रहती है वो रहती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ऐसे स्पीड जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की हो। जैसे मान लो कि किसी भी गैसियस मिक्सचर में 10 गैस के पार्टिकल है, 10 गैस के मॉलिक्यूल है, उसमें से 5 की स्पीड तो है सिर्फ 2 मीटर पर सेकेंड, और बाकी जो 5 है उनकी सबकी स्पीड अलग अलग है, किसी की 1 है, किसी की 3 है, किसी की 4 है, किसी की 5 है। तो जो मैक्सिमम पार्टिकल है वो 2 का स्पीड रख रहे हैं, तो उस गैसियस मिक्सचर का जो एमपीएस होगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगा, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2। ठीक है, तो जो मैक्सिमम पार्टिकल जो स्पीड रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एमपीएस। इसको निकालने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली मैक्सिमम पार्टिकल की स्पीड को बोलते हैं। यह आता है 2RT/m। ठीक है, चलिए नोट डाल के एक पॉइंट लिख देता हूं। पॉइंट इज, अगर हम लोग रेशो देखें किसका, आरएमएस सबसे ज्यादा होता है, फिर एवरेज उससे कम होता है, फिर एमपीएस सबसे कम होता है। क्या ऐसा ही होता है? हाँ सर। हाँ सर। ये कैसे आया, कैसे निकाल लिया मैंने ये? वो वैल्यूज 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 वो कंपेयर करके निकाला वैल्यूज डायरेक्ट वैल्यूज है। वैल्यूज में देखो RT/m तो कॉमन है, बस इसमें √3 अलग है, इसमें √8/πm अलग है, इसमें √8/π अलग है, इसमें √2 अलग है, उससे निकाल लो। और याद रखना है हमें, आरएमएस सबसे बड़ा, देन एवरेज, देन एमपीएस सबसे छोटा। चलिए एक बेसिक सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 ग्राम CH4 गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट करनी है इन जूल। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं। सर 18.7 है। शायद यही आना चाहिए। नीचे वाला क्वेश्चन है, इसको भी करो, फिर दोनों को एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। सेकंड क्वेश्चन में रीड कर देता हूं। इन अ कंटेनर ऑफ कैपेसिटी 4 लीटर देयर आर 10⁻23 मॉलिक्यूल ईच ऑफ मास दिस। तो VRMS दे रखा है, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द गैस।
सर प्रेशर 100 ATM आ रहा है। देखते हैं 100 ATM कैसे आया, क्या किया तूने? बता। हेलो सर। हाँ पहले VRMS से वहां से RT निकाल के PV इक्वल्स टू NRT ऐसे करना है क्या? कैसे भी कर लो, सब वैसे क्या फार्मूले, सर? सारे फार्मूले एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं क्योंकि अच्छा जैसे मैंने VRMS का लिख के 200 दिया था, वहां से RT की वैल्यू निकाल के PV इक्वल्स टू NRT में डाल रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। मोल्स वहां पे क्या निकाल के नहीं समझता। अच्छा, तो इब्राहिम ने क्या किया है, वो कुछ बताया ना। सर मोल्स 1/6 लिया है। 1/6 लिया है, आई थिंक 1/6 आएगा क्या मोल्स? ठीक है, हाँ सर। हाँ निकाल सर। सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ, पहला वाला क्वेश्चन था वो तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 3/2 nRT। तो 3/2 मोल्स कितने आएंगे, हाफ। आर की वैल्यू 8.314 इंटू टेम्परेचर का वैल्यू 300। क्या यही करना है? इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने पे क्या आया आंसर? 1870.65। 1870.65, ये इतना बड़ा आंसर है हाँ सर। यार। अभी तो किसी ने तो वो बोला था 18 पॉइंट कुछ बोला था। 24.1 आ रहा है। 18.7 यही 187 आएगा का इसको, यही तो आ रहा है। तुम लोग क्या कर दिए हो, कैसे निकाला आंसर? 18 वाला किसके आ रहा था, यही आएगा आंसर तो। हाँ सर, वो 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमको मॉलिक्यूल्स का मास गिवन है ना। अब देखो मास 1 मोल का मतलब क्या होता है, 1 मोल मतलब कितने मॉलिक्यूल का मास होता है। मास ऑफ Na मॉलिक्यूल्स इन ग्राम, वो किसके इक्वल होता है, 1 मोल के इक्वल होता है। यही डेफिनेशन है 1 मोल का, कि Na मॉलिक्यूल का मास हाँ निकाल सर। लो, वो 1 मोल के मास के इक्वल आएगा। मतलब एक्चुअल में वो मास की टर्म में लिखना था, मतलब वो किसके इक्वल आएगा, मोलर मास के इक्वल। ठीक है, चलिए अब देखो, अब हमने क्या करना है। अब 10⁻23 मॉलिक्यूल का मास दे रखा है 3 × 10⁻⁻22 ग्राम। ग्राम में लिख दिया मैंने, केजी से लिख सकता हूं। तो 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है, उसका मास कितना आएगा, वो आएगा 3 × 10⁻⁻22 अपॉन 23 × 6 × 10⁻23। यही होगा क्या? ये तो कुछ अलग कर दिया है मैंने, लग रहा है कुछ गलत कर दिया है। सर इसका उल्टा होगा ना। सर सीधा 10 हाँ, की पावर 23 मॉलिक्यूल। अच्छा हाँ ठीक है सही। 10⁻23 का मास कितना होगा, इतना, इंटू 6 से और मल्टीप्लाई कर दो, अभी ठीक है शायद। हाँ सर, अभी 10⁻23 ठीक है। मॉलिक्यूल का मास नहीं है ये, एक्चुअल में ये मैंने उल्टा लिख दिया था। ये 10⁻23 मॉलिक्यूल का मास नहीं है, ये 1 मॉलिक्यूल का मास है। ईच का मास दिखा हुआ है यार, मैंने ध्यान नहीं दिया। देखो 23 मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट है और ईच का मास इतना है। ठीक है, तो मास कितना आ गया, यहां से आएगा 180 ग्राम। क्या यही आएगा, बोलो। और अगर मोल्स निकाले तो मोल्स कितना हाँ आएंगे, सर। 10⁻23 अपॉन 6 इंटू 10⁻23, मतलब 1/6 मोल्स। मोल्स भी आ गए, मोलर मास भी आ गया। अब देखो VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या होता है, 3RT/m। 3RT/m। ठीक है, तो यहां से हमें निकालना है क्या, वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, हमें RT का वैल्यू कितना आएगा, RT का वैल्यू आएगा 1/3 इंटू m इंटू VRMS का स्क्वायर। यही आएगा RT का वैल्यू। हाँ
ठीक है, RT का वैल्यू इतना आ गया। अब PV इज इक्वल टू nRT होता है, P पता नहीं, वॉल्यूम पता है, N पता चल गया 1/6 इंटू RT का मतलब 1/3 mVRMS स्क्वायर। 400 आता है सर। ठीक है, अभी देख लेते हैं ना। तो यहाँ से आएगा 1/3, मोलर मास 180 था, इंटू VRMS स्क्वायर। VRMS कितना था? 200 का स्क्वायर, मतलब 4 इंटू 10⁴। ठीक है, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पर हम लोग यूनिट में फंसेंगे, यूनिट में हम लोग फंसेंगे, तो थोड़ा ध्यान दो यहाँ पर। हमारा देखो यार, हम तो यूनिट में फंसेंगे क्या, फंस ही चुके हैं। बताओ कैसे फंसे यूनिट में? मोलर मास केजी में होना चाहिए। हाँ, मोलर मास केजी में होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने वेलोसिटी लिख दी मीटर पर सेकंड में। आर का वैल्यू भी स्टैंडर्ड हम लोग SI में लिखेंगे, टेम्परेचर का वैल्यू हमारे पास केल्विन में है, तो मोलर मास तो केजी में होना चाहिए ना, तभी तो हम लोग सही करेंगे। ठीक है, या फिर यहाँ से करने का एक और तरीका है हमारे पास, क्या? चलो यहीं से ही कर लेते हैं। मोलर मास केजी में पुट करना है, तो RT का वैल्यू अगेन क्या आएगा? 1/3 mVRMS स्क्वायर। ठीक है, यही आया RT का वैल्यू। तो RT को क्या लिख दो? RT को क्या लिख सकते हैं? PV अपॉन N। ठीक है, PV अपॉन N लिख दिया RT को, इज इक्वल टू 1/3 मोलर मास इन केजी और VRMS का स्क्वायर। तो PV कितना है, प्रेशर पता नहीं। अब देखो वॉल्यूम को हम लोग किस में लिखेंगे? लीटर में नहीं लिखेंगे, किस में लिखेंगे? मीटर क्यूब में, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू में निकाल रहे हैं। मोल्स का वैल्यू 1/6 1/3, यह आएगा 0.18 kg। 180 ग्राम को 0.18 kg लिख सकते हैं, यस, इंटू VRMS 4 इंटू 10⁴। अब यहां से जो प्रेशर आएगा वो किस यूनिट में आएगा? पास्कल में आएगा। ठीक है, प्रेशर मेरा पास्कल में आएगा। 1/3 इंटू 0.18 इंटू 4 इंटू 10⁴। अब देखो 4 से 4 कैंसिल, ये 6 से 0.03, ये 0.01। ठीक है, तो पास्कल कितना आया यहाँ से? 10⁻² इंटू 10⁴ अपॉन 10⁻⁻3। कितना पास्कल आ रहा है ये? 10⁵ पास्कल। ये मेरा आंसर होगा करेक्ट। बहुत इसमें देखो, ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली अलग से करवाया है, क्योंकि हमने यूनिट का पूरा ध्यान रखना है। हमने यूनिट जो मोलर मास की, उसको ग्राम नहीं पुट करना, उसको केजी पुट करना है, क्योंकि सारे वैल्यू स्टैंडर्ड यूनिट में। समझ गए? हाँ सर। चलिए, अच्छी बात है, समझ गए। तो अब देखो इस चैप्टर में हम लोग केटीजी वगैरह में जितना, देखो जो नॉर्मल क्वेश्चन है केटीजी के वो मैंने नहीं करवाए, क्योंकि वो ठीक है, वो तुम कर सकते हो उनको। जो थोड़ा अलग क्वेश्चन है ये वाला, उसको मैंने करवाया। अब इसके बाद हमारे पास है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। उसके अंदर क्या होता है, उसको मैंने, देखो उसमें थ्योरी बहुत सारी लिखवाता हूं मैं, तो उसको मैंने अलग से पहले ही लिख रखा है, तो मैं उसका इमेज ऐड कर देता हूँ, पढ़ने से इजिली समझ आ जाएगा वो। देखो मैं बताता हूँ, समझाता हूँ तुम्हें। अच्छा, एक चीज ये बताओ, हमने ये इतनी सारी वेलोसिटी क्यों निकाली? VRMS क्यों निकाला, या फिर ये MPS क्यों निकाला, या फिर एवरेज क्यों निकाला? कंपेयर करने के लिए दो पार्टिकल्स। देखो ये इसलिए निकाला क्योंकि हमें पता है कि मेरा गैस के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स है उन सबका स्पीड सेम नहीं है। अगर सभी का स्पीड सेम होता तो हम लोग RMS या फिर ये एवरेज या MPS थोड़ी निकालते। अगर सभी का स्पीड सेम होता तो नहीं निकालते ना हम लोग। बोलो। हाँ सर। इस बात को तो समझते हो तुम लोग कि अगर सभी का स्पीड सेम होता तो हम लोग नहीं निकालते। सभी का स्पीड क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी के लिए एवरेज निकाल रहे हैं, किसी के लिए MPS निकाल रहे हैं, किसी के लिए RMS निकाल रहे हैं। जैसा हमको रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग, वैसा ही हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक नया साइंटिस्ट आया, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने क्या किया, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने उनकी वेलोसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए एक कर्व बनाया।
कि कितने मोल्स मतलब कितना मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन है वो कौन सी वेलोसिटी एक्वायर करता है, कितने मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन है वो कौन सी वेलोसिटी एक्वायर करता है। तो फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग उसने एक कर्व ड्रॉ किया। क्यों किया? क्योंकि सभी का स्पीड अलग अलग था। तो उसी चीज को मैंने यहाँ पर थ्योरी में लिखा हुआ है, मैं रीड कर देता हूँ, ध्यान से देखना। मैंने क्या लिखा है, द एयर मॉलिक्यूल सराउंडिंग अस। एयर का मैंने एग्जांपल लिया है, क्यों? क्योंकि एयर में अलग अलग गैस के मॉलिक्यूल है, गैस का अच्छा खासा मिक्सचर, इसलिए एयर मॉलिक्यूल सराउंडिंग अस आर नॉट ऑल ट्रेवलिंग एट सेम स्पीड इवन द ऑल एयर इज एट सेम टेम्परेचर। अगर हम लोग सारी एयर को सेम टेम्परेचर पर रखें तो भी सारे गैस के जो उसमें मॉलिक्यूल है वो सेम स्पीड से ट्रेवल नहीं कर रहे। सम ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स विल बी मूविंग एक्सट्रीमली फास्ट and some of with moderate speed and some of with very low speed। तो कुछ बहुत तेज भाग रहे हैं, कुछ मॉडरेट स्पीड से भाग रहे हैं और कुछ बहुत ही धीरे भाग रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस वी कैन नॉट आस्क द क्वेश्चन लाइक दिस, कि क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ एन एयर मॉलिक्यूल। हम लोग डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते इस गैस के मिक्सचर में मॉलिक्यूल का स्पीड क्या है। अगर किसी ने ये क्वेश्चन पूछा तो हम लोग उसका आंसर नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? डिफरेंट सब पार्टिकल का स्पीड अलग अलग है। क्योंकि सभी पार्टिकल का स्पीड अलग अलग है तो हम लोग आंसर नहीं दे सकते। सिंस अ मॉलिक्यूल इन अ गैस could have huge number of possible speed, so instead of this we ask question like this, क्या, what is the distribution of speed in a gas at certain temperature। हम बोलते हैं कि किसी फिक्स टेम्परेचर पर गैस के डिस्ट्रीब्यूशन का स्पीड, गैस के स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि क्या ज्यादातर मॉलिक्यूल हाई स्पीड में है, क्या ज्यादातर मॉलिक्यूल मॉडरेट स्पीड में है, या फिर क्या ज्यादातर मॉलिक्यूल लो स्पीड में है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो हम लोग पूछ सकते हैं, एग्जैक्ट स्पीड हम लोग नहीं पूछ सकते। तो हमने लिखा है क्या, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन फिगर आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड देयर रिजल्ट रेफर्ड एज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया कि भाई हम बताएंगे तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है। तो जो उन्होंने कर्व बनाया वो शायद कर्व तो तुम्हें पता ही होगा कैसा बनता है और किस इक्वेशन से बनता है, वो इक्वेशन भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक्चुअल में वो इक्वेशन हमारे सिलेबस में तो नहीं है कि जिस इक्वेशन को फॉलो करके उसने कर्व बनाया है, वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो तो उसमें कैसा हुआ है, उसमें कुछ ऐसा हुआ है। देखो सबसे ऊपर मैंने एक इक्वेशन लिखी है, dn इज इक्वल टू 4πn m अपॉन 2πrt के पावर 3/2 फिर डॉट e की पावर माइनस mu स्क्वायर अपॉन 2rt फिर डॉट u स्क्वायर डॉट du। क्या इक्वेशन पहले कभी पढ़ी है तुम लोगों ने? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, तो ये इक्वेशन थी जिसकी हेल्प से हम कर्व बनाएंगे। कर्व तो देखो सभी ने देखा है, बट कर्व किसकी हेल्प से बना, वो इस इक्वेशन की हेल्प से बना। हमारे सिलेबस में नहीं है, इक्वेशन को याद रखने का कोई मतलब नहीं है। हाँ कभी कभी क्या होता है कि बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आ जाता है, मतलब शायद नहीं आएगा, बट कुछ कुछ जो बुक्स होती है जो अपने मन से क्वेश्चन डालती है, किसी कोई कोई बुक्स ऐसी होती है जिसमें क्या होता है कि वो ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं ताकि बच्चों को लगे कि वो बुक बहुत अच्छी है। मतलब ऐसा थोड़ी जिस बुक में बहुत टफ टफ क्वेश्चन है वो अच्छी बुक है। अरे भाई हम करें ही क्यों टफ क्वेश्चन जब कहीं पूछे ही नहीं जाते, ठीक है। तो वहां यूजफुल है इक्वेशन। तो हमने क्या करा, ये dn इज इक्वल टू दिस था, तो इस du को और इस n को यहाँ नीचे ले आए, तो 1/du dn बाय n इज इक्वल टू दिस, ऐसा हमने बना लिया। अब कर्व किस किस के बीच में बनेगा, कर्व बनता है इसके, मतलब दिस इज ऑन y एक्सिस, और एक ये u जिसको हम लोग x एक्सिस पे लेते हैं, इसके बीच में कर्व बनता है ना। अब क्या क्या चीज का मतलब क्या क्या है, n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, कि उस गैस के सैंपल में गैस के कितने मॉलिक्यूल्स है वो n है। t का मतलब टेम्परेचर है। अच्छा, जब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम लोग बनाते हैं तो टेम्परेचर को थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रखते हैं। m का मतलब मोलार मास है, r का मतलब गैस कांस्टेंट है। अब dn का मतलब क्या है, dn का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन u एंड u प्लस du। ये समझ आया इसका मतलब, dn का मतलब देखो NTMR का मतलब तो ठीक है आ गया होगा, dn का मतलब समझ आया या मैं समझाऊं? नहीं सर, समझा सर डीएन का मतलब। सर समझाओ। चलिए कुछ लोग नहीं समझे उनको समझा देते हैं। देखो मैं कर्व बनाता हूँ, कर्व बनेगा तभी समझ आएगा। कर्व क्या होता है, कर्व देखो डिपेंड करता है क्वेश्चन में, कभी कभी y चेंज कर देता है, कभी कभी नहीं करता है।
तो मैं दोनों ही पॉसिबिलिटी सॉरी, मैं दोनों ही पॉसिबिलिटी तुम्हें बता दूंगा, है ना, कि कभी चेंज करेगा तो क्या होगा, कभी नहीं करेगा तो क्या होगा। हम लोग जो एक्स वाई एक्सिस है वहां पर जनरली लेते हैं dn बाय एन, एक सेकेंड, वहां पर हम लोग जनरली क्या लेते हैं, dn बाय एन और 1/du, है ना, जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये चीज वाई एक्सिस पे लेते हैं, और एक्स एक्सिस पर लेते हैं u क्या है, उनकी सबकी स्पीड, ये वेरिएबल है ना। जो हमारा कर्व आता है ना, कर्व इज लाइक दिस, ऐसा मेरा कर्व आता है, ठीक है। अब इस कर्व में मैं क्या करता हूं, एक छोटी सी स्ट्रिप लेता हूं, मान लीजिए ये स्ट्रिप ली मैंने, ठीक है। अब इस स्ट्रिप में जो ये वाला पॉइंट है ना, यहां पर स्पीड मान लेता हूं u है। अब इस स्ट्रिप का विड्थ अगर du है तो इस पॉइंट पर स्पीड कितनी होगी, u प्लस du, ठीक है, बोलो। हाँ सर। अब देखो, मान लो बहुत सारे मॉलिक्यूल, उनका अलग अलग स्पीड है। अब u का वैल्यू सपोज करो 5 मीटर पर सेकेंड है और du का वैल्यू सपोज करो 0.1 है, तो u प्लस du कितना होगा, 5.1। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका स्पीड 5 से 5.1 के बीच में है, उन मॉलिक्यूल्स का नंबर किसके इक्वल बोला है, dn के इक्वल। तो अब समझ आया, dn का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन u एंड u प्लस du। अभी भी समझ नहीं आया dn का मतलब, ये आ गया, ठीक है। हाँ सर, आ गया। ये तो dn का मतलब था, है ना। अब है dn अपॉन n का मतलब क्या होगा, dn अपॉन n का मतलब है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का थोड़ा सा फ्रैक्शन था, उसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड करे तो ओवरऑल फ्रैक्शन आ गया। dn अपॉन n का मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग स्पीड बिटवीन u एंड u प्लस du। ये किसका मतलब था, ये मतलब था dn का, dn अपॉन n का मतलब। अब जो y एक्सिस पे जो मैंने लिखा था ना, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जनरली बच्चों को समझ आता नहीं है, बट फिर भी मैंने लिख दिया है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड u एंड u प्लस du पर यूनिट इंटरवल ऑफ स्पीड। तो सिंपल, यहां तक तो वही था जो पहले था। अब नीचे du से डिवाइड किया है तो पर यूनिट इंटरवल ऑफ स्पीड लिख दिया है, कि पर यूनिट इंटरवल में उनका फ्रैक्शन क्या है वो मैंने लिख दिया है। समझ आई बात या नहीं आई? 1/du dn बाय n का मतलब क्या है, बोलो जल्दी बोलो सर। ये वाला नहीं क्या हुआ? समझा सर, ये dn बाय n इंटू 1/du वाला नहीं समझा सर। कल की हेल्प से सर समझाता हूं, dn जैसे बाय मान n लो, वाला भी सपोज करो, हाँ मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ dn बाय n और उनका मतलब मैं मैथमेटिकली समझाता हूँ ना। जैसे मान लो, सपोज करो हमारे पास जो u है ना, वो मान लो 5 है ना, और du सपोज करो, u ऐसा 5 नहीं मान, 5 कम हो जाए क्योंकि du हमें छोटा लेना है ना। u मान लो हमारे पास 1000 है, du सपोज करो 2 है, तो u प्लस du कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1002, ठीक है। और इस स्पीड को जो 1000 से 1002 है ना, 1000 एंड 1002 के बीच में कितने मॉलिक्यूल से, सपोज करो 10 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो इनके बीच की स्पीड को रखते हैं, और जो टोटल मॉलिक्यूल से पूरे सैंपल में वो मान लो 10,000 है, तो dn अपॉन n कितना आएगा, 10 अपॉन 1000, सॉरी 10,000, मतलब 1 अपॉन दिस, ये आएगा dn अपॉन n। हाँ सर। हाँ सर। अब हमें निकालना है dn अपॉन n और 1 अपॉन du, कि मतलब पर यूनिट इंटरवल में कितने मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन है जो पर यूनिट इंटरवल कर रहा है वो, तो उसके लिए ये 1/2 1 अपॉन दिस, ऐसा और कर देंगे कि हर यूनिट इंटरवल में कितने मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन है, हर यूनिट इंटरवल में, मतलब du का वैल्यू है ना 1 से लेना है मुझे। जैसे du 0.001 भी हो सकता है, 0.003 भी हो सकता है, बट du का वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो हर यूनिट इंटरवल में कितने मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन है उसके साथ ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। आई बात समझ या नहीं आई? हाँ सर। ठीक है। हाँ अब सर, देखो, हमें तो समझा। सिर्फ ग्राफ में एक्स वाई एक्सिस को ध्यान से देखना है कि एक्स वाई एक्सिस का मतलब क्या है ना, वो मैंने बता दिया। एक्स वाई एक्सिस पर ये दोनों चीजें को मिल सकती है। अब दूसरी चीज इस ग्राफ के बारे में और दूसरी बातें,
कि अब देखो इस ग्राफ को है ना मैं बिल्कुल पीक से डिवाइड करूं, दोनों तरफ पीक से डिवाइड करूं, तो मैं क्या करता हूँ एक लाइन बनाता हूँ जो पीक से इसको डिवाइड करे। मान लो सपोज करो ये पीक है ना, क्या ये ग्राफ सिमेट्रिकल है? नहीं नहीं सर। सिमेट्रिकल तो नहीं है, ठीक है, इतना हमें देखने से पता चलता है। हमारा जो राइट वाला साइड है ना वो ज्यादा लॉन्ग है ना, जो राइट वाला साइड है थोड़ा लंबा है और जो लेफ्ट वाला साइड है वो थोड़ा छोटा है ना। अब ये ग्राफ ऐसा बना क्यों? तो हम बोलते हैं कि देखो ग्राफ में है ना, देखो ध्यान से देखो, ग्राफ इसके और ये यू है ना इसके बीच में। अब ग्राफ के लिए ये कांस्टेंट है, ग्राफ के लिए ये कांस्टेंट है, ये दोनों चीजें ग्राफ के लिए कांस्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, मोलर मास भी कांस्टेंट है, 2 पाई आर और 4 पाई सब कांस्टेंट है, मतलब ये चीज ग्राफ के लिए कांस्टेंट है। बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अब ये चीज वेरिएबल है और ये चीज भी वेरिएबल है। अब जब ग्राफ का जो ये वाला पार्ट है ना, जब इतना पार्ट बनता है उस टाइम पर तो ये वाली चीज डोमिनेट करती है, तो इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनता है। अब कैसे बना उतनी मैथमेटिक्स पर नहीं जाएंगे, उस टाइम पर ये वाली ग्राफ डोमिनेट करता है तो ऐसे बनता है, और बाद में ये ई के अकॉर्डिंग ग्राफ बनता है, पीक के बाद ई वाला पार्ट डोमिनेट करता है तो फिर ये वाला ग्राफ बनता है। ठीक है, तो इन दोनों को मानकर हम लोग ग्राफ बना रहे हैं। पहले यू स्क्वायर वाला पार्ट डोमिनेट करता है, देन वो ई की पावर में जो नेगेटिव चीज है वो वाला ग्राफ डोमिनेट, वो वाला पार्ट डोमिनेट करता है, तो फिर पीक के बाद वो वाला पार्ट बनता है। ठीक है, वो कैसे बनाया वो नहीं पूछेगा, मैंने ऐसे ही नॉलेज के लिए बता दिया है। ठीक है, अब हमने बोल दिया कि ग्राफ भैया ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं है, ये सारी चीजें मैंने बता दी। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं क्या, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, वो आरएमएस वाले के लिए तो एक बार और ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब हम लोग बात करें एरिया अंडर द कर्व, कि इस ग्राफ का एरिया कितना होगा। तो एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेट 1/dn/u और फिर इंटू du, क्योंकि जो y x एक्सिस है उस पर du आ रहा है, ऐसा ही करेंगे। बोलो। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। तो यहां से कितना आएगा 1/n कांस्टेंट, फिर इंटीग्रेशन ऑफ dn, इंटीग्रेशन ऑफ dn कितना होगा? n 0 से इंफिनिटी n। तक। तो एरिया इज इक्वल टू कितना आएगा 1, है ना, जो कि क्या आया है कांस्टेंट। तो जो एरिया आता है वो 1 आता है किसके अंदर, इस वाले केस में। अब देखो इसमें एक स्पेशल चीज और मैं बता रहा हूं, कभी कभी क्या करते हैं क्वेश्चन के अंदर हम लोग लिख देते हैं क्या, इफ ग्राफ गिवन इज between what, between dn/du वर्सेस u। कभी कभी क्या होता है ग्राफ dn/du और u के बीच में दे दिया होता है। ठीक है, तो एरिया क्या होगा, अब तुम्हें क्या करना है उस ग्राफ में x एक्सिस y एक्सिस पे क्या लिखा है उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो एरिया क्या होगा, dn/du डॉट du, मतलब dn का इंटीग्रेशन, और वो किसके इक्वल आएगा, n के इक्वल, जो भी क्या आ रहा है कांस्टेंट। तो एक्सिस पर क्या लिखा है उसके अकॉर्डिंग एरिया बताएंगे, एरिया अंडर द कर्व। अगर एक्सिस पर ये लिखा है तो 1 आएगा, अगर जो दूसरा वाला पोर्शन है वैसा लिखा है तो n आएगा, बट एरिया अंडर द कर्व हमेशा कांस्टेंट रहेगा। समझ गए इतनी मेरी बात? हाँ सर। ठीक है, चलिए अब एक चीज और मैं बना देता हूँ, ग्राफ बना के एक चीज और बता देता हूँ। वैसे उसी ग्राफ में बना देनी चाहिए थी मेरे को, बट वो घिच पिच हो जाता तो मैंने बनाया नहीं। पहले तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। ग्राफ हमारा कुछ ऐसा आता है ना, इधर क्या होगा, इधर होगा वही 1/du dn/n और इधर आएगा u। अब देखो मार्क करें हम लोग चीजों को, इसमें 3 स्पीड में मार्क करता हूं, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। कौन सी स्पीड कौन सी होगी? पहली वाली होगी v मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल होगी, उसके बाद एवरेज और फिर आरएमएस। उसके बाद एवरेज, उसके बाद आरएमएस। देखो जो पीक के कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्पीड आएगी वो क्या कौन सी होगी, वो एमपीएस होगी। क्यों होगी एमपीएस?
क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वहीं पर ही है कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल इसी स्पीड को रखते हैं, क्योंकि वाई एक्सिस तो फ्रैक्शन को बताता है, एक्स एक्सिस स्पीड को बताता है, तो सबसे ज्यादा फ्रैक्शन उन्हीं मॉलिक्यूल्स का है, तो वो एमपीएस होगी। और हमें पता है एवरेज और आरएमएस एमपीएस से बड़े होते हैं, इसलिए वो राइट हैंड साइड में ही आएंगे। समझ में आ गई बात? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो थ्योरी लिख देता हूं मैं थोड़ी सी नीचे इसमें। मैं क्या बोलता हूं, नोटिस दैट द ग्राफ इज नॉट symmetrical. There is a longer tail on the right end of the graph. ठीक है, एक पॉइंट तो ये ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एरिया अंडर द कर्व remains same at all temperature. एरिया अंडर द कर्व हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे टेम्परेचर चेंज करो चाहे ना करो, ठीक है। अच्छा, मैं तुमसे ना एक चीज पूछता हूँ कि एक तो मैंने एक्सप्लेनेशन ऐसा दिया कि मेरा जो आरएमएस सॉरी जो मेरा एवरेज स्पीड है ना, जो मेरा एवरेज स्पीड है वो एमपीएस के राइट हैंड साइड में आ रहा है। इसके एक्सप्लेनेशन क्या दिया मैंने कि एमपीएस के राइट हैंड साइड में क्यों आ रहा है एवरेज स्पीड? क्योंकि उसका वैल्यू ज्यादा है अच्छा, इसको और किसी लॉजिक से एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ सर, वो आरएमएस स्पीड बहुत कम मॉलिक्यूल्स का रहेगा। देखो, तुम मुझे एक चीज बताओ कि मॉलिक्यूल्स का रेंज किधर ज्यादा है, लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी वेलोसिटी का रेंज किधर ज्यादा है, लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में? मतलब ज्यादातर मॉलिक्यूल्स कौन से रेंज में है? ज्यादातर मॉलिक्यूल्स राइट हैंड साइड वाली रेंज में, क्योंकि जो लेफ्ट वाला रेंज है वो तो इतना सा है, राइट वाला रेंज है इतना। तो ज्यादातर मॉलिक्यूल जो राइट वाली स्पीड है ना, मान लो कि ये स्पीड सपोज करो ये 0 से लेकर 5 तक है, ये 5 से लेकर मान लो 20 तक है, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना वो इसी स्पीड में आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो एवरेज होगा वो भी इसी रेंज में लाई करेगा। इस बात को समझते हो? हाँ सर। बोलो। ऑब्वियसली जो मेरा एवरेज होगा वो भी इसी रेंज में लाई करेगा ना, क्योंकि ज्यादातर स्पीड जिधर है एवरेज उसी साइड में जाएगा, ना कि वो कम वाली साइड में जाएगा। तो इसलिए भी हमारा एवरेज राइट हैंड साइड में आया ना कि लेफ्ट हैंड साइड में। अरे यार, समझ गए इस बात को? सर फ्रैक्शन तो ज्यादा लेफ्ट साइड पे हाँ है। सर। फ्रैक्शन ज्यादा लेफ्ट साइड में कैसे कैसे पता चला, ये बताओ। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। सर ग्राफ देख के ऐसा पता चला कि जो अच्छा यार, मतलब मैं एक और तरीके से समझाता हूँ। जैसे मान लो ये हाईएस्ट स्पीड है ना, ये मान लो ये स्पीड 5 है ना, एक्स एक्सिस पर जैसे जैसे राइट हैंड साइड में जा रहे हैं स्पीड बढ़ती जा रही है। ये 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से 5 तक की स्पीड यहाँ तक है, और 5 से मान लो सपोज करो 20 तक की स्पीड यहाँ तक है, ठीक है। अब ये जो एरिया होगा, जो ये पीक से एरिया ले लो यार, देखो मैं शेडेड करके बता देता हूँ। जैसे ये वाला एरिया होगा, ये एरिया और एक जो राइट वाला एरिया, दोनों में से कौन सा एरिया ज्यादा बड़ा है? राइट वाला एरिया। हाँ सर समझ। और एक्चुअल में एरिया किसको बताता है? या तो एरिया कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट कब होगा? जब ओवरऑल एरिया आएगा, ओवरऑल एरिया कांस्टेंट है। या फिर अगर मान लो ग्राफ मेरा dn बाई du और u में होता, तो एरिया किसको बताता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन सी रेंज में ज्यादा है, लेफ्ट में ज्यादा है या राइट में ज्यादा है पीक के अकॉर्डिंग? राइट में सर। राइट में ज्यादा है ना, तो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स राइट वाली स्पीड को रखते हैं ना कि लेफ्ट वाली को, तो इसलिए जो मेरा एवरेज है वो राइट की साइड आया है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आती बात तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सिंपल याद रखें एमपीएस से बड़ा एवरेज होता है, इसलिए वो राइट हैंड साइड में है, ठीक। चलिए
अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दिस कर्व। क्या इफेक्ट आएगा टेम्परेचर से? ग्राफ राइट की तरफ जाता जाएगा, मतलब उसका पीक छोटा हो जाएगा। तो देखो मैं 3 ग्राफ ड्रॉ कर देता फ्लैटन हो जाएगा। हूँ। ग्राफ का पीक छोटा होता जाएगा, ग्राफ फ्लैट होता जाएगा। एक ये ग्राफ, एक मैंने एक और कलर से बनाया, मान लीजिए ये ग्राफ, एक मैंने एक और कलर से बनाया, मान लीजिए ये वाला ग्राफ, है ना। सपोज करें ये वाला T1 टेम्परेचर पर है, ये वाला T2 पर, ये वाला T3 पर। कौन सा टेम्परेचर बड़ा होगा? T3 फॉर सेम टेम्परेचर, सॉरी ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, फॉर सेम गैस एंड डिफरेंट टेम्परेचर। तो देखो इसको एक्सप्लेन करने का तरीका क्या है, बड़ा ही सिंपल तरीका एक्सप्लेन करने का। हम लोग क्या करें, हर ग्राफ का पीक के कॉरेस्पॉन्डिंग स्पीड देख ले। ठीक है, ये V1 स्पीड मार्क कर देते हैं, V2 ये V3। ठीक है, तो हम बोलते हैं क्या, जो V एमपीएस होता है, अगर गैस सेम है मतलब मोलर मास सेम होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी होगी। ठीक है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रूट टी के। मुझे पता है V1 V2 और V3 में ऐसा ऐसा है, V1 इज ग्रेटर देन V2, सॉरी V2 इज ग्रेटर देन V1 एंड V3 इज ग्रेटर देन V2। तो जब इधर से इधर जा रहे हैं तो पीक के कोरस्पॉन्डिंग स्पीड बढ़ रही है, मतलब एमपीएस स्पीड बढ़ रही है, तो टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए। तो T3 T2 T1 ऐसा बोलेंगे। ठीक है, समझ गए इतना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ये तो था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दिस कर्व। एक और चीज बता देते हैं इसमें, क्या, इफेक्ट ऑफ मोलर मास। मोलर मास का क्या इफेक्ट आता है? अरे बताओ। मान लीजिए इसका मोलर मास m1 है, इसका मोलर मास m2 है, इसका मोलर मास m3 है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कांस्टेंट मेरा टेम्परेचर है, बट जो मोलर मास है वो डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट गैसेस के लिए ड्रॉ किया है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। कौन सा मोलर मास ज्यादा होगा? M1 M1 बड़ा होगा, M2 उससे छोटा, M3 इससे छोटा। क्यों? क्योंकि हम लोग बोलते हैं जो V एमपीएस है वो मोलर मास के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एमपीएस बढ़ेगा तो मोलर मास कम होगा। समझ में आती है बात? हाँ सर। किसी सर को लेकिन दिक्कत अभी तो मतलब नहीं है? सबका एरिया तो सेम ही रहेगा ना, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सब गैसेस में सेम ही है, लेकिन एरिया हाँ सेम ही होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, एरिया हमेशा कांस्टेंट रखना। अब एरिया को कांस्टेंट करने के लिए तो ग्राफ को फ्लैट किया है। अब देखो ये जो इसमें देखो, एक तो ब्लू वाला ग्राफ है और एक ये थोड़ा सा T1 वाला ग्राफ है। T1 वाले ग्राफ का पीक ऊपर था, अब यहाँ पर पीक को मैंने फ्लैट किया तो ग्राफ ब्रॉडर तो होगा ही ना, क्योंकि अगर हाइट कम हुई तो विड्थ तो ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें एरिया कांस्टेंट करना है। हाँ सर। समझ रहे हो? तो इसलिए ऐसा हुआ। ऐसा थोड़ी है पीक हम बराबर रख दें फिर ग्राफ को ब्रॉड कर दें तो फिर एरिया कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। समझ गए? हाँ सर। बोलो। चलिए, इडियोमेट्री पढ़ा है तुम लोगों ने कभी? इडियोमेट्री ऑफ आइडियल गैसेस? नहीं। इडियोमेट्री पढ़ा है? किसी ने भी पढ़ा है? नहीं सर। सर एस्टिमेशन हम लोग को थोड़ा बहुत बताया था कि ऑक्सीजन कैसे एस्टिमेट होता है, इंट्रोडक्शन तक ही बता था, ज्यादा नहीं बता था उसको। बस इसीलिए तो मैं आइडियल गैसेस पढ़ाता हूँ, मुझे पता है।
चल कोई नहीं, बहुत इजी है। देखो जो इडियोमेट्री होता है ना, उसमें थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इडियोमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई मेंस वगैरह में स्पेशली। तो इतनी थ्योरी लिखने में टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने अपनी मेहनत और टाइम दोनों को बचा लिया, डायरेक्ट हम लोग इमेज ऐड कर रहे हैं क्योंकि थ्योरी सिंपल पार्ट से समझ जाएगी। इसलिए देखो हेडिंग क्या है, इडियोमेट्री फॉर आइडियल गैसेस। ठीक है, अब इडियोमेट्री का यूज क्यों करते हैं, पहली चीज मैं बता देता हूँ। इडियोमेट्री का यूज करते हैं हम लोग कंपोनेंट्स, जैसे गैसेस मिक्सर होगा ना, उस गैसेस मिक्सर में अलग अलग गैसेस का कंपोनेंट कितना है गैसेस मिक्सर में, उनमें परसेंटेज कितना है, ये सब पता लगाने के लिए। ठीक है, तो हमने लिखा है द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ गैसेस मिक्सचर इज कॉल्ड इडियोमेट्री। उसमें कौन कौन मिले हुए हैं, कितने कितने मिले हुए हैं, किस किस का कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंपोनेंट्स का परसेंटेज कितना है, ये पता लगाने के लिए हम लोग इडियोमेट्री का यूज करते हैं। ठीक है, द गैसेज आर आइडेंटिफाई बाय अब्सॉर्बिंग देम बाय ए स्पेसिफिक रिएजेंट। जैसे मान लो मिक्सचर के अंदर अलग अलग गैसेज होगी, ठीक है, उसको हम लोग अलग अलग रिएजेंट से रिएक्शन करवा के एब्जॉर्ब करवा लेंगे। जैसे मान लो मिक्सचर में कोई एसिडिक ऑक्साइड है लाइक CO2, CO2 एसिडिक ऑक्साइड है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो हम लोग उसको बेस से रिएक्शन करवा देंगे, लाइक KOH से रिएक्शन करवा दिया तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इस तरह से अलग अलग रिएक्शन रिएजेंट से रिएक्शन करवा के उनको एब्जॉर्ब करवा लेंगे, उनको अलग निकाल लेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग मोल्स वगैरह फाइंड आउट करके हम लोग उसका कंपोजिशन परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब इसमें लिखा है सम की पॉइंट्स टू रिमेंबर, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये जो सम की पॉइंट्स टू रिमेंबर लिखा है ना, ये रिमेंबर कर ही लेने हैं, तभी हमसे क्वेश्चन होंगे। अब देखो फर्स्ट पॉइंट इज, ये सारे पॉइंट्स को हमने मानना है, उसके बाद हमें क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो इजीली हमसे क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन करने में फिर हमें दिक्कतें आएगी। तो देखो फर्स्ट पॉइंट इज until not specified N2 is considered as inert gas, कि अगर देखो मिक्सचर में हमको N2 गैस दे रखी है तो हमें उस N2 गैस को हमेशा क्या मानना है, इनर्ट ही मानना है, जब तक कि क्वेश्चन में हमें ना गिवन हो। अगर क्वेश्चन में दे ही दिया है कि N2 इनर्ट नहीं है, ये तो इससे रिएक्शन करके ये बना लेगा, तब तक तो ठीक है, हम लोग मान लेंगे कि ठीक है भाई क्वेश्चन में बोला है कि बना लेगा तो बना ही रहा होगा ना, तब तक तो ठीक है, तब तक तो हम मान लेंगे कि क्वेश्चन में बोला है इसलिए बना देते हैं। बट अगर क्वेश्चन में N2 गैस मिक्सचर में दे रखी है और उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि N2 गैस मेरा इनर्ट है, जैसा मिक्सचर में है वो वैसा ही रहेगा, वो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। समझ गए? यस सर। हाँ सर। चलिए, सेकंड पॉइंट इज अंटिल नॉट स्पेसिफाइड H2O फॉर्म शुड बी कंसिडर्ड एज लिक्विड। जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला हो जो H2 हमारे को बनेगा उसको लिक्विड ही मानना है ना। अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा दे दिया उसकी बात अलग है, बट अदरवाइज क्वेश्चन में जब तक मेंशन नहीं हो उसको हमें लिक्विड ही कंसिडर करना है। ठीक, चलिए थर्ड पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू गैस। ठीक है, ये तो हम सबको पता ही होता है कि सॉलिड लिक्विड के कंपेरिजन में गैस का सॉलिड लिक्विड का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू गैस। ठीक, फोर्थ पॉइंट इज हाइड्रोकार्बन इज बर्न्ड CO2 एंड H2O विल बी फॉर्म्ड। ये तो पता होगा तुम सभी को। हाँ सर। कि अगर हाइड्रोकार्बन बर्न होगा तो हमेशा CO2 और H2O ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। फिफ्थ पॉइंट, if organic compound containing sulfur and phosphorus these are converted into SO2 and P4O10, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोकार्बन के अलावा मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा सल्फर और फास्फोरस भी है, तो उसको बर्न करते वक्त हम लोग SO2 और P4O10 बनाएंगे ऑन बर्निंग। ठीक है। सिक्स पॉइंट, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो ये तीनों पॉइंट मार्क कर लो, इनको तो याद रखना ही है। If organic compound contain NO2 group, then NO2 gas is liberated। मतलब मान लो कोई NO2 कंपाउंड है, लाइक मान लो नाइट्रोबेंजीन ही दे दिया, बोले इसका कंबशन करवाओ, तो हम लोग नाइट्रोबेंजीन का कंबशन करवाते वक्त डायरेक्ट बोलेंगे NO2 गैस लिबरेट हो जाएगी। ठीक है। अगर कोई मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रो ग्रुप है तो NO2 गैस लिबरेट होगी। समझ गए? सर ऐसा हमेशा होगा ना? हाँ बिल्कुल, हमेशा ऐसा ही करना है। वैसे तो NO2 वाला क्वेश्चन मैंने तो आज तक कभी लाइफ में देखा नहीं, बट ऐसा हमेशा ही। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये पता होना चाहिए कौन किसको एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये बोलेगा नहीं कभी, वो क्वेश्चन में हमको कभी भी नहीं बोलेगा कि ये इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, बिल्कुल कभी नहीं बोलने वाला। ठीक है, ये हमको खुद से ही आइडिया लगाना है कि कौन किसको एब्जॉर्ब कर रहा है। सॉरी,
तो देखो मैंने 4 गैसेस लिखी है, सॉरी 4 पॉइंट्स लिखे हैं। एक साइड लिखा है गैसेस या गैस एब्जॉर्ब और इधर लिखा है सब्सटेंस यूज्ड। ठीक है, अगर CO2 SO2 और Cl2 लिखा है, अगर गैसेस मेरी CO2 SO2 और Cl2 है तो हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा सब्सटेंस यूज करेंगे एब्जॉर्ब करवाने के लिए? KOH का यूज करेंगे, है ना। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने खुद ही सोच लेना है। अगर O2 गैस को एब्जॉर्ब करवाना है तो क्वेश्चन में सिर्फ ऐसा ही लिखा होगा पायरोगैलोल, तो हम बोलेंगे पायरोगैलोल किसको एब्जॉर्ब करता है? हमारे O2 को। ओजोन होता है, उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा? टर्पेंटाइन ऑयल। और अगर HCl और NH3 दे रखा हो तो उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा? वाटर। अगर इनके अलावा और कुछ किसी को एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो क्वेश्चन में मेंशन होगा, ये हमको याद रख लेने। समझ आ गया इतना? हाँ सर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन में देता हूं, उस क्वेश्चन को करो तब तुम्हें समझ आएगा क्या करना है ना। एक सेकंड रुको, क्वेश्चन काफी बड़ा था, मैंने इमेज ऐड कर रहा हूं उसका। क्वेश्चन को मैं रीड कर दूंगा, है ना। समझ में आ रहा है जो क्वेश्चन लिखा है? दिख रहा है क्लियरली? हाँ सर। देखो क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। क्वेश्चन इज 100 ml of hydrocarbon is mixed with excess of O2 and exploded, मतलब बर्न किया है ना। On cooling the mixture was reported to have contraction of 250 ml. The remaining gas was passed through a solution of KOH and further contraction of 300 ml was observed. Find the molecular formula of hydrocarbon. दिमाग लगा के करो, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ कैसे करना होता है। सर थोड़ा स्क्रॉल अप करो ना। सर C6H5 है क्या? नहीं नहीं नहीं। मैं बताऊं क्या कैसे करना है? सर एक मिनट। करो, 1 मिनट दिया है तुम्हें। सर C3H5 है। C3H5, हाँ ठीक है, C3H5 आएगा। किसने बताया है आंसर? सर मुतासिम। ओके, चलिए देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है। हमें क्या करना है, कभी भी हाइड्रोकार्बन दिया हो तो फॉर्मूला मान लो हाइड्रोकार्बन इज CXHY और O2 से रिएक्शन करवाया तो हमें क्या मिलेगा? XCO2 और Y/2H2। ठीक है, XCO2 और Y/2H2। और इस O2 को बैलेंस करना अभी जरूरी नहीं है क्योंकि हमें ये तो बोला है एक्सिस में बहुत सारा है। ठीक है, ऐसा ही होगा। CXHY से XCO2 Y/2H2 मिलेगा, बोलो। हाँ सर।
अगर ये 100 ml है तो इसमें हम लोग बोलते हैं ये 100 ml है तो ये मिलेगा 100 इंटू एक्स ml और ये मिलेगा 100 इंटू y/2 ml। अब देखो इसने बोला है, देखो कि एक चीज जब KOH से पास करते हैं तो एक और कॉन्ट्रैक्शन होता है 30 ml का, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ वो कॉन्ट्रैक्शन CO2 एब्जॉर्ब हुआ होगा उसकी वजह से आया होगा 300 ml का? हाँ सर। हाँ सर। और जब मैंने उसको कूल किया तो और कॉन्ट्रैक्शन हुआ होगा, मतलब H2O जो गैस की फॉर्म में बना होगा, कभी कंबशन में H2O गैस की फॉर्म में बना हुआ लिक्विड बनेगा तो ये 250 ml का ये कॉन्ट्रैक्शन और आएगा, क्योंकि कूल करने पर CO2 गैस कभी भी कूल करने पर गैस लिक्विड में नहीं बन जाएगी CO2। तो यहां से x का वैल्यू आता है 3, यहां से y का वैल्यू आएगा 5, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा C3H5। समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, वो टेस्ट पेपर का ही क्वेश्चन है, किसी जमाने में टेस्ट पेपर में आया था रेजोनेंस में, वो करके देखो है ना, उससे और आइडिया क्लियर होगा। क्वेश्चन देखो क्या है, a gaseous mixture containing CO, CH4, N2 has total volume of 40 ml, ठीक है, 40 ml का टोटल वॉल्यूम है हमारे पास, ठीक है ना। एक मिक्सचर दे रखा है जिसमें टोटल वॉल्यूम मेरा 40 ml का है। अब इसमें क्या बोला है आगे कि दिस मिक्सचर में तीनों है CO, CH4 और N2, दिस मिक्सचर इज एक्सप्लोडेड, मतलब बर्न कर दिया है ना, विथ एक्सेस ऑफ O2, बहुत सारे O2 के साथ बर्न कर दिया है। ऑन कूलिंग दिस क्या लिखेंगे है ना, ऑन कूलिंग दिस मिक्सचर observed contraction of 30 ml, ठीक है। when this mixture is exposed to KOH, further contraction of 30 ml is observed, ठीक है। फाइंड कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, मतलब किसका कितना कितना ml ये बताना है, बताओ। सर कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या हम लोग बोल रहे हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 30 ml मतलब वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, मतलब वॉल्यूम कम हो गया है। सर 15 15 10। कौन 15 है कौन 10 है? सर CO 15, N2 10 और CH4 15। ठीक है, करेक्ट है। बाकी लोग बताओ। हाँ सर आ गया 15 15 10। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि जिसमें मिक्सचर दे रखा हो और उनका एक्सप्लोजन करें तो अलग अलग रिएक्शन करवाएं। मुझे पता है CH4 होगा, उसका एक्सप्लोजन करेंगे हम लोग तो CO2 और 2H2O मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही जो CO होगा उसका एक्सप्लोजन करेंगे तो CO2 मिलेगा। ऐसे ही जो N2 होगा, N2 तो N2 में ही रहेगा, N2 का तो कुछ होने वाला ही नहीं है, सिंपल ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि N2 तो इनर्ट है ना, हमने पढ़ा है ऐसा, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अब मान लो ये XML था, ये YML था और ये था 40 - x - y, ऐसा था।
अब ये x से ये भी x बनेगा और ये 2x बनेगा और ये y से ये YML ही बनेगा, ठीक। अब देखो हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस हुआ है वो कितना हुआ है x प्लस YML और वॉल्यूम ऑफ जो H2O प्रोड्यूस हुआ है वो हुआ है 2xml। अब KOH ने कितना एब्जॉर्ब किया? 30। तो KOH ने एब्जॉर्ब किया 30, मतलब KOH ने CO2 को एब्जॉर्ब किया होगा वो 30 और कूलिंग पर भी 30 गया, मतलब वो यहां से भी 30। तो x का वैल्यू भी 15 आया और y का वैल्यू भी 15 आया, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ CH4 जो मैंने x माना था वो भी 15 ml आया, वॉल्यूम ऑफ CO जो मैंने y माना था वो भी 15 ml आया, एंड वॉल्यूम ऑफ N2 वो आएगा 40 माइनस 15 वो आया 10 ml। समझ आती है बात? हाँ सर। हाँ सर। चलो फिर एक क्वेश्चन और कर दो। ये क्वेश्चन जो अभी मैं लिख रहा हूँ ये शीट का ही क्वेश्चन है, पर मुझे पता है बच्चे हमेशा डाउट पूछते हैं, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दिया उसको क्लास नोट्स में ही। When 100 ml of O2 and O3 mixture was passed through टर्पेंटाइन ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल किसको एब्जॉर्ब करता है? ओजोन को। इसको ओजोन O3 को, ओजोन, ठीक है। देयर वाज a reduction of volume by 20 ml, ठीक है। फिर आगे लिखा है if 100 ml of such mixture is heated, then what will be the increase in volume? बताओ। सर 20। 20 नहीं, 20 नहीं आएगा। सर 10। 10 किसने बताया है? सर अनीश। हाँ 10 कैसे आएगा, एक्सप्लेन करो थोड़ा। सर 2O3 रिएक्ट करके बनेगा 3O2, तो उसने बोला 20 ml एब्जॉर्ब हुआ टर्पेंटाइन ऑयल में, तो वो 30 ml O2 बनेगा। समझ गया मैं। देखो हमारे को है ना क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर सोचना पड़ेगा क्या कि टर्पेंटाइन ऑयल ने 20 ml एब्जॉर्ब कर लिया है, मतलब अगर 100 ml मेरा मिक्सचर था तो उसमें से जो वॉल्यूम ऑफ ओजोन था वो कितना था 20 ml, एंड देन वॉल्यूम ऑफ O2 था वो था 80 ml। इतनी बात समझ आती है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, एक सेकंड रुको। ठीक है ना, तो ऐसा हुआ होगा। अब देखो जब अगर मैं O3 और O2 के मिक्सचर को हीट करूंगा ना, तो O2 को हीट करने पे तो कुछ नहीं होगा। अब मैं ऐसा लिख रहा हूं, अलग अलग लिखना पड़ेगा हीटिंग के लिए। O2 और O3 के मिक्सचर को हीट कर रहे हैं, तो O2 के मिक्सचर को O2 को हीट करेंगे तो O2 तो कुछ नहीं होगा। ऐसा तो होगा नहीं O2 ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगी, नहीं होता। O2 तो O2 ही रहेगा। O3 हीट करके 3/2 O2 दे देगा, ऐसा होगा? बोलो। सर ओजोन तो नेसेंट हाँ ऑक्सीजन सर। भी देता था साथ में। क्या बोल रहा है?
सर ओजोन जब डिकम्पोज होता है तो नेसेंट ऑक्सीजन भी तो निकलता है, उसको हमने क्यों नहीं? नहीं नहीं नहीं, नेसेंट ऑक्सीजन ऐसे इतने आसानी से नहीं निकल जाएगा। तो ये कितना ml था? ये 20 ml था। ये 20 ml डिकम्पोज हो गया क्या देगा? 30 ml ये, और ये तो 80 ml था, तो ऑलरेडी 80 ml ही रहा। तो अब जो नया वॉल्यूम बना है वी फाइनल, वो कितना बन गया है? वो 30 + 80 मतलब 110 ml। तो डेल्टा वी कितना आएगा? 110 एन 11100 मतलब 10 ml। इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना हुआ? 10 ml। समझ गए? हाँ सर। चलिए, अब हमारे पास लास्ट एक कॉन्सेप्ट होता है पेलोड। पेलोड पढ़ा है तुम लोगों ने पहले कभी? नहीं सर। चलो, वैसे क्वेश्चन तो जनरली पूछे जाते नहीं है पेलोड से, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, बता देता हूं मैं। शीट में भी शायद 1-2 क्वेश्चन मिल जाए तो मिल जाए। लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ गैस फिल्ड बलून। बलून की स्पेलिंग में 2 ओ आता है, एक ही आते हैं? 2 O आते हैं। ठीक है। जैसे हमारे जो बलून्स होते हैं ना, जो हमारे जो उड़ते रहते हैं, क्या बोलते हैं उनको, जिनमें बीच में आग लगा के हम लोग ऊपर उड़ाते हैं, तो उसकी हॉट लिफ्टिंग एयर, कैपेसिटी कितनी हो? हाँ, क्या बोलते हैं उसको? हॉट एयर हॉट एयर बलून। हाँ, हॉट एयर बलून। हाँ, हॉट एयर बलून जिनको हम लोग बोलते हैं, उनकी लिफ्टिंग कैपेसिटी कैसे फाइंड आउट करें? हमें लिफ्टिंग कैपेसिटी भी तो पता होनी चाहिए। उसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पे लोड। लिफ्टिंग कैपेसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, उसके बारे में बात करते हैं कि लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ गैस फिल्ड बलून या हॉट एयर बलून जो होता है, उसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं। तो देखो, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, अगर तुमने थोड़ी बहुत भी फिजिक्स पढ़ी होगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसमें थोड़ा सा लिख देता हूँ। हम लोग लिखते हैं क्या? when a balloon is filled with a gas lighter than air, it rises up due to the difference in the density of air and gas filled। ठीक है, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि उस जो बलून में जो हॉट एयर होनी चाहिए ना, उसकी डेंसिटी एयर से कम होनी चाहिए, तभी वो ऊपर जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो गैस, मेरा जो बलून है वो मेरा ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज पेलोड इज, एक सेकेंड, पेलोड क्या होता है? पेलोड इज defined as maximum weight that can be filled नहीं लिख रहा है, कहाँ दिमाग चल रहा है? that can be lifted by gas filled balloon। पेलोड का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम वेट जो उठा सकता है। अब देखो होता है क्या है, ये तो थियरी थी कि बलून ऊपर उड़ क्यों रहा है, क्योंकि उसमें जो गैस भरी हुई है वो एयर से कम डेंस होनी चाहिए, तभी वो ऊपर जा पाएगा। पेलोड का मतलब क्या है? मैक्सिमम कितना वेट उठा सकता है वो। अब देखो फंडा क्या है, जैसे हमारे पास क्या होगा, ये बलून होगा ऐसा, इसके नीचे मैंने कोई m मास लिख दिया है जो पेलोड है ना। ये क्या है मेरा? ये पेलोड है, ये मेरा बलून है, इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? एक सेकंड रुको। हाँ देखिए, इसमें देखो क्या हो रहा है, हमारे पास क्या था, ये बलून था, ये नीचे एम मास था जो पेलोड बोला कि मैंने एम मास लटका रखा है जिसको लेकर बलून ऊपर उड़ेगा। तो बलून ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? ऊपर कौन सा फोर्स लगता है? गैस का प्रेशर लगेगा। गैस का प्रेशर। बायनेंसी फोर्स बोल सकते हैं क्या? हाँ सर। तो ऊपर हमारे पास
बॉयंसी फोर्स लगेगा ऐसा, है ना, जो हम लोग बोल देते हैं जो एफ बी होगा। अब देखो, अब फिजिक्स है जो तुम्हें ज्यादा आती है मुझे कम, तो मैं तो लिख रहा हूं, देखना मैं ऐसा लिखूंगा, फोर्स ऑफ बी, ये ऊपर जो बॉयंसी फोर्स है उसको मैंने लिखा है एफ बी इज इक्वल टू मास ऑफ बैलून प्लस मास ऑफ गैस प्लस मास ऑफ पेलोड इनटू जी। अगर ये इसके इक्वल हुआ तो मतलब वो लिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा, मतलब हम तो इक्वल वाली कंडीशन निकालते हैं। ऐसा लिख सकते हैं क्या हम लोग? मोर देन दिस होगा तो, हाँ मोर देन दिस होगा, बट क्वेश्चन के लिए हम लोग इक्वल कर देते हैं ना। मोर देन दिस होगा तो हाँ ऊपर चला जाएगा, बट हम इक्वल वाली कंडीशन ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, और हम लोग ऑल्सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं एफ बी इज इक्वल टू मास ऑफ एयर डिस्प्लेस, ऐसा भी बोल सकते हैं मास ऑफ एयर डिस्प्लेस इनटू जी इज इक्वल टू एफ बी होगा। बोलो। हाँ सर। क्योंकि अगर बलून किसी एरिया को कवर कर रहा है तो वहां के आसपास के एरिया का वो मास एयर भी तो डिस्प्लेस किया होगा। तो अब देखो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, मास ऑफ एयर, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से मास ऑफ एयर इक्वल टू मास ऑफ बलून प्लस मास ऑफ गैस प्लस मास ऑफ पेलोड, है ना। ऐसे लिख दिया, एम बी एम जी एम पी, ये तीनों को दोनों को लिखा तो ऐसा आ गया, ठीक है। तो यहां से हमें तो मास ऑफ पेलोड निकालना है ना, तो मास ऑफ पेलोड कितना आएगा, मास ऑफ पेलोड इज इक्वल टू मास ऑफ एयर माइनस मास ऑफ बैलून प्लस मास ऑफ गैस, ऐसा आएगा, है ना। डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लो तो भी आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो यहां से ऐसा भी लिख सकते हैं, मास ऑफ पेलोड इज इक्वल टू, एक सेकंड रुको, मास ऑफ एयर क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ एयर वही एयर का मास होगा जिसकी डेंसिटी, जिसको बलून ने रिप्लेस किया है, तो वो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम ऑफ बलून, क्योंकि उसी वॉल्यूम का एयर डिस्प्लेस हुआ है जितना बलून का वॉल्यूम है, माइनस इसको हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ बलून, बलून का भी कुछ मास होगा वो, प्लस मास ऑफ गैस, तो मास ऑफ गैस क्या होगा, जो गैस बलून में फिल्ड है, मतलब रो ऑफ गैस इनटू वॉल्यूम ऑफ बी मतलब बलून। तो यहां से इसको, ये लास्ट वाले दो फॉर्मूले है ना, इसको डायरेक्टली याद रख के भी तुम हमारा आंसर निकाल सकते हो, सिंपल मैथमेटिक्स से मैंने लिखा है। हाँ बोलो, किसी को डाउट है? सर मास ऑफ बलून मतलब जिस मटेरियल से बलून बना उसका मास, कि एयर उसके अंदर भरा है उसका मास? बलून का मास, जिस मटेरियल से बलून बना है उसका मास। हाँ ठीक है सर। ये पूरा जो मैंने मैथमेटिकली जो लिखा है सब समझ आ गया ना लास्ट तक? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है, तो हमारा ये आइडियल गैसेस वाला चैप्टर खत्म हो गया। तो इसका अगर कोई जिसका पीरियोडिक टेबल का होमवर्क हो जाए वो आइडियल गैसेस की शीट से भी होमवर्क कर सकता है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास से हम लोग रियल गैसेस स्टार्ट करेंगे। रियल गैसेस खत्म हो गया उसके बाद हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है सर। सर एक बार वी आर एम एस और वी एवरेज के बीच में डिफरेंस क्लियर करो ना। बाकी जिन लोगों को क्लास हमारी खत्म हो गई है, जिन लोगों को कोई डाउट नहीं है वो क्लास लीव कर सकते हैं, ठीक है। वी आर एम एस और वी एवरेज क्या डिफरेंस है? देखो दो अलग अलग तरीके हैं एवरेज निकालने के, है ना। जैसे मान लो हमारे पास एक कंटेनर है ना, उसमें 5 गैस के मॉलिक्यूल है, 5 मॉलिक्यूल से, है ना। 5 का स्पीड, किसी का स्पीड 1 है, किसी